Assalamualaikum. I hope you all are fine. And let's just start the financial reporting. So the very first thing we have our book effort, and the next thing we're gonna start with IAS 16. So it's a property, plant, and equipment. So you can see the content as well. So I have a chapter number 3 that we call the property, plant, equipment. Uh, Now just start the further things and let's just meet towards the PP. So yes, here we have a property plant equipment, and let's just start. Very first thing for starting a topic or a chapter, you get to know the introduction, and that introduction relates toward the recognition and the measurement of a topic. The very first thing and question comes to the mind that what is property plant equipment? Yes, if I say property plant equipment and it's my asset. All right, so which type of asset it is? Non-current asset. We have to record non-current asset. The very first thing I have a recognition and measurement top. It says PPE or a public equipment are a company's long-term. As I told you, it's our non-current assets. It's a long-term and tangible fixed asset. Important thing to understand that this is the long-term and tangible fixed assets whose of company's business. You need to understand that. These are the assets of company business used for operations and these cannot be easily liquidated. Liquidated means cannot easily be sold. Now let's just see which things comes under the PPE. I hope side by side you would be understanding and these are the per the standard IAS International Accounting Standard terms which you will be understanding side by side. It says further, these are tangible items. Yes, tangible means those items which we can touch. It further explains the examples and the definition of PPE that these are the assets used held for in production यानी कंपनी की में जो जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं और सप्लाई किस चीज से सप्लाई करना है जी गुड्स का या सर्विसेज का सर्विसेज मीन्स जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ एंड गुड्स यू नो द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज परफ्यूम लैपटॉप्स मोबाइल फोन्स any manufacturing company or any other thing those supplies the goods ठीक है किस लिए आप चीजें बना रहे हो द पर्पस whether for the rental purpose या कोई और पर्पस है फिर एक सबसे बड़ी बात कर दी कि या तो वो आपके एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं ठीक है जी तो पीपी कौन से एसेट्स हैं ऐसे एसेट्स हैं जो कि रेंटल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं या कोई और पर्पस है ठीक है ये आपके एसेट्स हो गए आगे वो कहता है एंड ये ऐसे एसेट्स हैं जो कि 1 साल से ज्यादा आप यूज कर सकते हैं एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन 1 पीरियड 1 साल से ज्यादा आपने यूज करना है तो वो क्या है आपका
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। ये चीज आपने समझनी और आपको पता होनी चाहिए। यानी ऐसे एसेट्स जो कि 1 साल से ज्यादा यूज हो सकते हैं, तो वो आपके क्या हो गए, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और वो ऐसे एसेट्स हों जो कि आपकी कंपनी के बिजनेस को, ऑपरेशंस को रन करें और आपकी सप्लायर्स एंड डिमांड को पूरी कर सकें। किस पर्पज के लिए, रेंटल पर्पज के लिए, एडमिन पर्पज के लिए, या किसी और पर्पज के लिए। तो वो है आपके नॉन करंट एसेट, दोज आर कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आगे बड़े मजे की चीज लिखी हुई है जो कि आपको बता रही है कि इट इज इम्पोर्टेंट, यानी पीपीई को डिफरेंशिएट कैसे करना है। यानी टैंजिबल एसेट्स तो है, अब टैंजिबल एसेट्स को फर्दर कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो मेरे पास दो मजीद एसेट्स की टाइप अवेलेबल है, जिसको मैं कह रहा हूँ इंटैंजिबल एसेट्स एंड इन्वेंट्री। यानी ऐसे एसेट्स जिनको मैं टच नहीं कर सकता, बट दोज आर आल्सो माय एसेट्स, जैसे कि पेटेंट्स है, सॉफ्टवेयर है। तो ये मेरे इंटैंजिबल एसेट्स हो गए। आगे उसकी डेफिनेशन बताई हुई कि इंटैंजिबल एसेट्स डू नॉट हैव, यानी ये चीज आपने याद रखनी के इंटैंजिबल एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, यानी आप फिजिकल टच नहीं हो सकते। और वो वाले एसिड जो है सेपरेटली प्रेजेंटेबल होते हैं। अब देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड आहिस्ता आहिस्ता आपको कहाँ पे ले जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है। ये इंटेंजिबल एसिड्स भी ऐसे एसिड्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे एसिड जो कि आपके लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज हो सकते हैं। और किसका पर्पज, सारी बात है बिजनेस का पर्पज। तो ऐसे एसेट्स को हमने किधर रिकॉर्ड करना है, इनटेंजिबल एसेट्स जो कि पेटेंट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है कि इन्वेंट्री भी एसेट है। अच्छा जी, और जाहिर बात है इन्वेंट्री है तो वो मेरे वेयर हाउस में या मेरी लोकेशन में अवेलेबल होगी। तो वो ऐसी चीज जो अवेलेबल है और उसकी फिजिकल सब्सटेंस है, वो मेरा क्या है, एसेट है। अब वो नॉन करंट एसेट। आगे बड़े मजे की चीज आपके लिए लिखी हुई है, दे डिफर फ्रॉम पीपीई बिकॉज दे आर हेल्ड फॉर, यानी वो किस लिए आप रखते हो इन्वेंट्री के आइटम, दे आर हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है, यानी आपने उनको क्या करना होता है, बेचना होता है। यू हैव द रीसेल पर्पस, बिजनेस के लिए। और इन्वेंट्री को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है जी, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए IAS 2 है। इन्वेंट्री हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बाद। तो इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये ऐसे इन्वेंट्री होती है जो कि हम 1 साल तक यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, more than 1 year, ये भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये चीज आपने समझनी है। आगे बड़े मजे के एग्जांपल है जो आपकी इन्वेंट्री को क्लासिफाई कर रही है। इफ एन एंटिटी, यानी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेलिंग मशीन्स। ठीक है जी, अब आपने याद रखना कि आपका बिजनेस क्या कर रहा है, आपका बिजनेस मशीन्स बेच रहा है। ठीक है, तो इन्वेंट्री क्या होगी आपकी, बिजनेस की मशीन्स। ठीक है, और ये ऐसी मशीन्स हैं जो कि आप पीपी को क्लासिफाई नहीं कर सकते, है तो नॉन करंट एसेट, यानी मशीन है, टच नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बट क्योंकि आपका मेन बिजनेस ही मशीन्स को बेचना है, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है। हाँ, जबकि एक बड़े मजे की चीज आपके लिए आगे मेंशन की हुई है जो कि आपने देखनी और समझनी है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे कि वो आपके बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, मशीन्स बेचना। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपके बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, मशीन्स बेचना। और ये जो मशीन्स बेचना है ये फिर आपकी क्या बन जाएगी, इन्वेंट्री बन जाएगी। दिस वुड बिकम योर इन्वेंट्री। अब जो प्लांट यूज कर रहा है, यानी आपकी जो फैक्ट्री है, उसमें जो भी मशीन्स लगी हुई है इन छोटी मशीन्स को प्रिपेयर करने के लिए, वो आपकी क्या है,
वो आपके एसेट्स हैं जिसको आप पीपीई में रिकॉर्ड करोगे। ये चीज आपने देखनी है, समझनी है। तो अगर आपने एग्जांपल क्या देखिए, बहुत जबरदस्त एग्जांपल है कि अगर आपका बिजनेस मशीन्स बेच रहा है, तो वो जो मशीन्स बेचना है वो क्या हो गया, उसकी इन्वेंटरी होगी। सही है, वो प्रॉफिट मैनेजमेंट नहीं है। जबकि उन मशीन्स को बनाने के लिए जो मशीन यूज हो रही है, वो आपकी क्या है, एसेट्स है। और वो कौन से एसेट है, नॉन करेंट है। और आगे यही एग्जांपल आपके रियल एस्टेट वाले बिजनेस के लिए रखिए कि अगर वहां पे प्लॉट्स अवेलेबल है आपके घर, आप एक डीलर हो और आपके पास प्लॉट्स अवेलेबल है, तो वो आपके क्या होगा, घर या प्लॉट्स अवेलेबल है तो वो आपकी क्या है, इन्वेंट्री है। आप डीलर हो या आप कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या कॉर्पोरेट कंपनी हो, तो फिर भी वो आपकी क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्री प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। कोई चीज नोट करनी है तो देख लिएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। फर्दर मेरे पास रिकग्निशन क्राइटेरिया है कि मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को लिखना कैसे। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है। तो वो कहता है कि सबसे पहले तो मुझे पता होनी चाहिए उसकी कीमत, उसकी कॉस्ट। द कॉस्ट, किसकी कॉस्ट थी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। तो वो कहते हैं द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई शेल बी रिकग्नाइज एज एन एसेट, यानी कोई एक एसेट को रिकग्नाइज करना भी पीपीई कहलाता है। कब, इफ एंड ओनली इफ इट इज प्रोबेबल, आपको खदशा है, अंदाजा है, दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी आपकी जो एसेट है वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको पैसों वाला फायदा देगा। ठीक है जी। किसको फायदा देगा जी, कंपनी को, फ्लो टूवर्ड्स एंटिटी। ये चीज याद रखनी कि फायदा आपने देना है कंपनी को। ठीक है, कौन सा फायदा देना है, पैसे वाला फायदा, और आपको अंदाजा है कि फायदा होगा। एंड दूसरी चीज क्या है कि उसकी जो कीमत है वो आप अच्छी तरह मैयर कर सकें, आपको पता हो कि कौन कौन सी चीजें उसकी कीमत में आ सकती। तो ऐसे ही आपने चीजें समझनी है, और कैसे ही चीजें आपके पास जा रही है वो आपने रिकॉर्ड करनी थी। कुछ ऐसी चीज होती हैं जो आपके बिजनेस में फायदा नहीं देती, इकोनॉमिक बेनिफिट में बढ़ाव चढ़ाव नहीं करती। ठीक है, तो उसको भी आप प्रॉपर्टी प्लानिंग इक्विपमेंट कह रहे हैं, वो भी हम ऐसे ऐसे देखेंगे कि वो हम प्रॉपर्टी प्लानिंग इक्विपमेंट क्यों कह रहे हैं। तो सब कुछ इन्वेंट्री आइटम्स हैं जो कि एनवायरमेंट रिलेटेड है, और आपके बिजनेस के पार्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, इन्वेंट्री है। ये चीज आपने समझनी है, देखनी है। फिर आप कहते हैं कि सर मेरे पास मेरी कंपनी स्टेपलर भी ला रही है, यानी स्टेशनरी आइटम्स मेरे आ रहे हैं। ठीक है जी। अब स्टेशनरी आइटम्स हैं वो भी एक साल से ज्यादा यूज होंगे, मान लिया जी, कहेंगे क्योंकि सर आपने हमें डेफिनेशन बताई। यस, मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि एक ऐसा एसेट जो कि एक साल से ज्यादा यूज हो रहा है तो वो नॉन करेंट एसेट है, और वो आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। यस, आई अंडरस्टैंड कि वो आपका प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, बट वो ऐसे एसेट्स जो कि थोड़े यानी यूज हो रहे हैं, रेगुलरली कंपनी में यूज होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, इमटेरियल आइटम्स आपके पास मेंशन कर दिया गया। और ये किधर जाके दिखा देंगे हम, पीएनएल यानी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में हम जाके इसको दिखा देंगे। आगे, अब इसकी कॉस्ट कैसे मेजर करनी है, मेजरमेंट आ गया। कैसे रिकॉर्ड करनी, तो आपका जो एसेट है वो शुरू में कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, दैट इज इनिशियली बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। यस, और कॉस्ट में क्या क्या चीज आ रही है वो भी हम देखते हैं। तो वो फर्दरली पहले वो कहते हैं कि कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि कैश है, ये कैश के बराबर कुछ है जो कि आपने दिया है। ठीक है जी, क्यों दिया है, क्योंकि आपने एक एसेट परचेज करना है, एक्वायर करना है, खरीदना है। कब खरीदना है, जबकि वो आप एक्वायर कर रहे हो या उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिस टाइम पे, तो वो उसकी कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या चीज आ रही है जी, वो कह रहे हैं जी परचेज प्राइस आ रही है, ऑल राइट। मगर परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट आ रही है, कोई डिस्काउंट है, और उसमें कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, तो वो भी आपने क्या कर देने हैं,
प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे आपको दो एग्जांपल दिए, इम्पोर्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्सेस, तो ये नॉन रिफंडेबल है, तो ये ऐड ऑन हो जाएंगे। और इसके अंदर फर्दर कुछ चीजें ऐड होनी है जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब हमारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ गई है, जो कि मेरी एसेट को एक अच्छी लोकेशन और कंडीशन में लाती है। उस कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन। अब ये एक अलग छोटा सा इंटरप्रिटेशन स्टैंडर्ड है आईफरिक 1। वहां पे हम देखेंगे हमारी डिलीवरी इनिशियल है, लैंडिंग कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, टेस्टिंग कॉस्ट है, फिर कोई आपने प्रोफेशनल फीस पे की है किसी बंदे को, तो वो भी बीच में ऐड ऑन हो जाएगी। और इसी तरह ही आपकी ये सारी कॉस्ट जो है उसकी पूरी होते होते, ठीक है जी। फिर एक ऐसी कॉस्ट जो कि आप अपनी जगह को रिमूव करने के लिए लगा रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया आईफ्रिक 1। तो आईफ्रिक 1 भी हमें बताएगा कि हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड करनी है प्रेजेंट वैल्यू पे, और वो कैसे यूज होगी मेरे IS 16 की, ये चीज। तो ये मुकम्मल लिस्ट है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपकी एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है। You have any question till now from the introduction of accounting standard IA 16, उसकी डेफिनेशन, उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया, उसकी मेजरमेंट, और एक दो एग्जांपल आपको प्रोवाइड किए, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेंट्री और फिर आपके इंटेंजिबल एसेट्स, फिर आपके प्रॉफिट एंड की मेजरमेंट्स। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम फर्दर चीजें देखते हैं। आपको पता होना चाहिए। फिर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके पास जिसको आप कह रहे हैं, सॉरी फॉर इंटरप्रिटेशन, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि आप लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। उस चीज को भी हम देखेंगे कि कैसे हम उसको देखते हैं, क्योंकि हमारा एक आगे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहा है IAS 23, उसको भी साथ ही हम कनेक्ट करेंगे। अब एक बड़े मजे की एग्जाम्पल, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल, वन लैंड इज रिक्वायर्ड। जब आप लैंड खरीद रहे हैं, लैंड अपने बिजनेस के लिए, तो कुछ कीमत होती है, कुछ चीजें होती हैं जो कि लैंड का पार्ट बनाती हैं। जैसे कि आप टाइटल फी देख रहे हैं, लीगल फीसेस हैं, चार्जेस हैं, लॉयर फीसेस हैं, प्रिपरेशन है लैंड को बनाने के लिए, सी यानी उसको हार्वेस्टिंग के लिए या किसी तरह के लिए। तो ये सारी क्या होगी, उसकी कॉस्ट के पार्ट हो गई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि आप खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। हमारे एफर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, प्रीवियस अटेम्प्ट्स में इट हैज बीन टेस्टेड। तो इसी से पहले आपको सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देते थे, अब आज फेस वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, तो वो ही सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, प्रिपेयर फॉर आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी तरह ही हमने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है। आगे आपके लिए मेंशन किया गया है कि वो भी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स हैं, वो भी हम किस तरह ही रिकॉर्ड करेंगे, जिस तरह हमने कोई सिंपल एक्वायर्ड एसेट कोई एसेट खरीदा है तो रिकॉर्ड किया। एक बड़े मजे की चीज बताइए आपको कि बोरिंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट, आगे बता दिए, बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड द इंटरेस्ट में भी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का क्या मतलब है कि आपने उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी, अपने एसेट की कीमत में रिकॉर्ड करना है। तो ये भी क्या हो गया आपका, बोरिंग कॉस्ट भी क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कि हमने एक लिस्ट ऊपर पढ़ी है तो उसके अंदर एक लिस्ट ऐड हो जाएगी। फिर कुछ ऐसी कीमत है, कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो कि आपके एसेट की लाइन में या उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होती। वो कौन कौन सी हैं जी, कोई आपने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, टेस्टिंग के बाद, फिर आपने ये बिजनेस है जैसे कि लाहौर में टेस्ट हो रहा है और आप उसकी एक नई फैक्ट्री कराची में ओपन कर देते हैं, तो इट्स इज नॉट अ रेलिवेंट थिंग। कोई एडमिन के खर्चे आप ऐड करें तो वो भी रेलिवेंट नहीं है।
फिर कोई नई फैक्ट्री है, फैसिलिटी आप ऐड कर रहे हैं तो वो भी नहीं है। हाँ, irrespective to your expansion, आपके बिजनेस की जो एक्सपेंशन होगी वो आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, एक्सपेंशन। और वो रिकॉर्ड करने के बाद ही आप उसको अपने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या लैंड या बिल्डिंग का पार्ट बनाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्री। यहाँ तक कुछ सवाल हो तो पूछेगा। आगे आपके लिए बड़े मजे की एग्जांपल है, सो हम इसको देखते हैं। वो कहते हैं कि एलेक्स लिमिटेड हैज परचेज अ लार्ज एटमी ऑफ प्लांट, यानी आपने क्या परचेज किया है? आपने एक प्लांट परचेज किया है। ठीक है, और उस प्लांट पे ये कॉस्ट आ रही है। कितने का प्लांट परचेज किया है? आपने 1 मिलियन का परचेज किया। 000 कॉमन है, पे कोई डिस्काउंट आपको मिला है? आपकी डिलीवरी कॉस्ट है, ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ये साइट प्रिपरेशन है, या आर्किटेक्ट कॉस्ट है, और फिर आपकी एडमिन कॉस्ट। थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि वी शेल नॉट ऐड द एडमिन कॉस्ट, क्योंकि एडमिन कॉस्ट क्या है? नॉट डायरेक्टली रिलेटेड है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। सो इफ यू वांट आस्क क्वेश्चन सो यू कैन सी इट। फिर आगे वो कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली ग्रांटेड एएलएल लाइसेंस टू ऑपरेट, यानी लाइसेंस भी आपको मिला है जो कि आपने ऑपरेट करना है। और क्यों करना है? क्योंकि आपने प्लांट को रिकॉर्ड करना है, उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। अब कौन कंपनी है जी? एएल है। तो वो जो लाइसेंस है गवर्नमेंट ने हमें इस शर्त पे प्रोवाइड किया है कि हम प्लांट को क्या कर देंगे? डिसमेंटल कर देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे, और उस जगह को हम क्या कर देंगे? रीस्टोर कर देंगे जब प्लांट की लाइफ पूरी होगी। ठीक है जी। यानी एक उसने मुझे लाइसेंस दिया, और लाइसेंस इस शर्त पे प्रोवाइड किया कि मैं इस जगह पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, कि मैं जब प्लांट की लाइफ पूरी होगी तो उस प्लांट को वहां से उखाड़ के सेल कर दूंगा, और उस जगह को भी रीस्टोर कर दूंगा। अब ये जो पूरी कॉस्ट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें चाहिए थी, तो उसने फिलहाल मुझे प्रेजेंट वैल्यू बता दी है कि कितनी है, ₹250 मिलियन। वरना हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोगों ने बिजनेस मैथमेटिक्स में या क्वांटिटेटिव रीजनिंग में पढ़ा होगा। तो इसी तरह ही अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पूरी लिस्ट उसने मेरे से क्या मांगी है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्लांट एट इनिशियल मेजरमेंट। तो जी देखें, आप लोगों को एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पता होने चाहिए। कहाँ पे मेंशन है? सर दीज आर मेंशन अर्लियर एट अ मेजरमेंट, के मैंने एसेट को कैसे रिकॉर्ड करना है। लेकिन एसेट को रिकॉर्ड करना है तो मेरे पास कॉस्ट होनी चाहिए। कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज आ रही है? मेरे पास परचेज प्राइस आ रही है। अगर कोई डिस्काउंट दिए हुए हैं तो वो माइनस होंगे। टैक्सेस हैं तो वो क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर मैं उसी लोकेशन को देख रहा हूँ और उसी को मैं ये कर रहा हूँ। फिर मैं आ गया कि कौन कौन सी चीजें उसको रिलेट कर रही, तो उसका मैंने क्या नाम रखा है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो कि मेरे उस एसेट की कीमत को देखेगी। तो उस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ? ये मेरी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। कौन कौन सी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं जी? वो हम देखते हैं। तो हमने माशाल्लाह थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट है, कोई कॉस्ट साइट प्रिपरेशन है, डिलीवरी कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, और ये सारी कॉस्ट है। और फिर एक नई कॉस्ट जो कि अभी हमने देखी है, वो कौन सी कॉस्ट है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है जी। तो ये सारे एलिमेंट, अब क्या यहाँ पे आपकी एडमिन फी का नाम आया है? नहीं। तो आपको एग्जांपल में जो एडमिन फी बताई गई है, वुड बी दैट अ पार्ट? नो, दैट वुडंट बी द पार्ट। हमने इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। यानी प्रोफेशनल फीस और जो एडमिन एक्सपेंसेस होंगे, दोज वुडंट बी द पार्ट ऑफ माय कॉस्ट। ठीक है जी, 115,000। बाकी
डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है मेरी 250 मिलियन। मैं ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करके एक टोटल कॉस्ट डेवलप करूंगा फॉर माई एसेट, जिसमें मैं उस एसेट को रिकॉर्ड करूंगा। तो वो कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास, 164 यानी 1.6 मिलियन। अब परचेज प्राइस में आपको बताया कि आपने कोई भी डिस्काउंट आपको मिला हो वो आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास डिस्काउंट कितना था जी, 50,000 था, if you see the question above। तो वो सारी चीज़ें माइनस की, ऐड ऑन किए, मेरे एक्सपेंस मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 1.6 मिलियन। सर इस टाइम पे एसेट की कॉस्ट तो आ गई, उसको रिकॉर्ड भी करना है, यस। इनिशियल में ये बता ना, शुरू में रिकॉर्ड करना है एसेट को। तो शुरू में रिकॉर्ड करने की क्या बात होती है, डेबिट एसेट है तो उसके नाम से यानी प्लांट 1.64 मिलियंस में कॉमन में ले रहा हूँ, और क्रेडिट कैश कर लेते हैं अभी के लिए हम, 1.64 लेंगे। डेबिट प्लांट क्रेडिट कैश 1.64। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपने कॉस्ट को में ये करना है, तो कौन कौन सी चीज़ें उसकी कॉस्ट के अंदर आ रही हैं। अब एक बात ऊपर आपने पढ़ी कि बोरिंग कॉस्ट यानी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। तो ले जी, आप कहते हैं कि ये प्लांट आप खुद बना रहे हैं और आपने बिजनेस से लोन लिया है, और उस लोन पे आप एक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिसको आप फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं या बोरिंग कॉस्ट कहते हैं। तो फर्ज करें एग्जांपल के बोरिंग कॉस्ट भी मैं ले रहा हूँ, बोरिंग कॉस्ट भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ 60,000। ठीक है जी, उसने ऊपर अभी आपको बताया, तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई, 1.70। तो आपने 1.7 से एसेट को रिकॉर्ड कर लेना। अब सर ये बोरिंग कॉस्ट का कहाँ पर बताया हुआ है? सर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि द कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, यानी ऐसे एसेट जो कि आपके सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स हैं, तो उनको भी आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आपने उनको खरीदा हुआ है, एक्वायर्ड किया ऐसे एसेट्स को। ठीक है जी। व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग, कि वो जो एसेट्स हैं उनको आपने रिकॉर्ड करना है, और फिर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है, आपने लोन लेके कोई एसेट परचेज किया, बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, तो जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी रिकॉर्ड करनी है। और उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, अकॉर्डिंग टू IAS 23। ये भी हमने देखा। अब ये तो हो गया इनिशियल में, ठीक है जी, एसेट को रिकॉर्ड कर लिया मैंने। आगे कैरिंग अमाउंट की बात की गई, ये हम बाद में देखेंगे कि हमने एसेट्स की कैरिंग अमाउंट को क्या करना है और उसकी एग्जांपल्स को क्या करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, इफ यू हैव एनी इश्यूज, कि मेरी इनिशियल मेजरमेंट कैसे रिकॉर्ड हुई है, याद रखिएगा कि वो किस पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट पे। एक बड़ी जबरदस्त हमने एग्जांपल देखी, हमने फर्दर स्टैंडर्ड को समझा, उसके एग्जांपल्स को देखा कि कैसा मेरा एसेट जो है वो मूव ऑन होगा, और उसकी फर्दर थिंग्स हम अंडरस्टैंड करेंगे। मेरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट क्या है, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ, you can ask me and then we're gonna move further। जी, take just 5 minutes, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। if you have any issues you can ask me, and then we can further continue towards our learning of an IAS 16। Thank you till now. I'm not closing my lecture, you need to read from your book, and if you have any question you can ask me।
कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को आ, उसकी कॉस्ट को उसको इंक्रीज करते हैं, जिनको आप क्या कह रहे हैं सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि आपके एसेट्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनको आपने क्या कहना है सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स। तो इनमें से कुछ खर्चे होते हैं जो कि आपने किधर रिकॉर्ड करने हैं अपनी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, यानी इजी लैंग्वेज में आप उसको क्या कह रहे हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट आपने वहां रिकॉर्ड करने हैं इन्हें खर्चों को। तो इसकी कोई ना कोई एग्जांपल होगी सर। यस, आपकी एग्जांपल है जैसे कि अभी बताता हूँ। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पीपीई को ये ऐसे खर्चे जो कि आपके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के हैं आफ्टर योर इनिशियल, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि कॉस्ट, ठीक है जी, आफ्टर आवर इनिशियल मेजरमेंट इनिशियल एक्विजिशन, तुमको मैंने क्या कर देना है कैपिटलाइज कर देना है। ये वर्ड आपने याद रखना है, ये कैपिटलाइज कर देना है। कब कैपिटलाइज करना है कि सर, तब कैपिटलाइज करना है अगर वो आपका एसेट का क्राइटेरिया रिकॉर्ड करें। क्राइटेरिया क्या है सर? रिकग्निशन क्राइटेरिया, कि आप एसेट को प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज करें, फॉर रेंटल पर्पज के लिए, फॉर अदर पर्पज या एडमिन पर्पज के लिए, और आपको पता होना चाहिए उसकी कॉस्ट अच्छी तरह मैयर होनी चाहिए। तो ये ऐसे खर्चे हैं जिसको आपने रिकॉर्ड करना है फॉर योर बिजनेस पर्पज, ठीक है जी, फॉर योर एसेट्स। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछेगा। आगे वो कह रहा है कि कौन कौन सी चीजें आपने रिकॉर्ड करनी है के, यानी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, यानी कोई आपका रिप्लेसमेंट पार्ट हो सकता है, यानी आपने अपनी मशीनरीज की बैटरीज को रिप्लेस किया और आपको पता है कि आपकी मशीनरीज बैटरीज के बगैर नहीं चल सकती, तो आपने उनको रिप्लेस किया और पुरानी बैटरीज को क्या कर देना है डिस्पोज ऑफ कर देना है, या आपने उनको क्या कर देना है डी रिकॉग्नाइज कर देना है, रिमूव कर देना है अपने पास। फिर यही आपके एसेट्स की लाइफ इंक्रीज हो जाती है, इसलिए आप उनको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स कह रहे हैं। यूजफुल लाइफ उसकी इंक्रीज हो जाती है। फिर ये आपके एसेट्स की कैरिंग अमाउंट चेंज कर देते हैं, उसकी इंस्पेक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज भी देखना आपके लिए जरूरी है। आगे फर्दर आपको डेफिनेशंस बताई हुई हैं जो कि हमने काफी हद तक देख ली थी कि डेफिनेशन क्या है। अब एक चीज मेन हम देखते हैं जो कि क्या है डेप्रिसिएशन, खर्चा, आपके एसेट का खर्चा, एसेट की मेजरमेंट का खर्चा, उसको देखने का, और इसी तरह ही आपने बिजनेस को यूजफुल बनाना है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन या डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन, यानी आप अपने बिजनेस की एलोकेशन कर रहे हैं खर्चे की, किसकी? डेप्रिशिएबल अमाउंट की, आप किस चीज की? आपके एसेट्स की ओवर यूजफुल लाइफ। तो आपने पैटर्न के जरिए एसेट्स की लाइफ पे डिवाइड करके उसकी कॉस्ट को या डेप्रिशिएबल अमाउंट को आप डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। दिस इज टू बी measured या शोन या रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डेप्रिशिएबल अमाउंट में कॉस्ट, सर अभी हमने ऊपर पढ़ी है पूरी लिस्ट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट या रीवैल्यू अमाउंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही रीवैल्यूएशन है। तो कॉस्ट में से आपने क्या माइनस करना है? रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू, यानी आपने अगर अंदाजन एसेट बेचना है तो अंदाजन कितने का बिकेगा, उसको आप क्या कह रहे हैं? रेजिडुअल वैल्यू। सर अगली डेफिनेशन ही रेजिडुअल वैल्यू की है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का क्या फॉर्मूला होगा कि आपकी जो भी कॉस्ट है, आपकी जो भी कॉस्ट है उसमें से आपने क्या माइनस करनी है? रेजिडुअल वैल्यू। तो लीजिए अभी हम आपके लिए लिखते हैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी। तो ये चीज आपने यूज करनी है फॉर योर डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट हो जाएगी। और कैसे डिवाइड करना है? यूजफुल लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू क्या है कि ये ऐसा एसेट है, एसेट की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है सर? ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, अंदाजन, आपकी अंदाजन वाली वैल्यू है, ठीक है जी। किसकी?
बिजनेस की, किस चीज की, एसेट्स की। तो आप कब इसको ले रहे हैं, अगर आप उनको करंटली यानी अभी इसको बेचते हैं तो उस टाइम पे उसकी क्या कीमत होगी, डिस्पोज ऑफ करते हैं, बेचते हैं, ठीक है, कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं तो वो भी आपने माइनस कर देने। और ऐसी चीज को आप क्या कह रहे हैं, रेजिडुअल वैल्यू। एक नई चीज यहाँ पे उसने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई है कि अगर एसेट की एज यानी यूजफुल लाइफ पहले ही कवर हो गई है, पूरी हो गई है, तो उसको भी आपने देखना है और समझना है। यूजफुल लाइफ क्या है? यूजफुल लाइफ क्या है? द टाइम पीरियड यानी ऐसा टाइम जो कि आपके एसेट्स को यूज करने के लिए आपके एंटिटी के पास अवेलेबल होता है, ठीक है जी। एज अवेलेबल होगी, years अवेलेबल होगी। और यानी सेकंड टाइप क्या है? प्रोडक्शन यूनिट्स यानी आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो टोटल उस एसेट से कितने, तो वो भी आपकी यूजफुल लाइफ कंसिडर होती है। सर, प्रोडक्शन का नाम क्यों लिया है? क्योंकि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं कौन सा मेथड है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो चीज आपने देखनी है, समझनी है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज द डेप्रिसिएशन यानी साल की जो डेप्रिसिएशन है चार्ज टू डेट और नॉन करंट एसेट यानी आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो वो चीज़ आपने बतानी है। अच्छा जी, आपके लिए बताया गया दिस इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ एसेट, याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ लायबिलिटी, दिस इज नॉट एनी अदर थिंग, दिस इज द नेगेटिव बैलेंस ऑफ एन एसेट। ये चीज़ याद रखनी। नेक्स्ट, वो कहता है चार्ज टू डेट यानी फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, यानी आप डेप्रिसिएशन की स्टार्टिंग से शुरू करें टिल डेट, यानी जब आप एसेट को फर्दर साल में देख रहे हैं। या इसको मजीद आसान करता हूँ आपके लिए, डेट ऑफ अवेलेबल यूज टू टुडे, यानी जब आपका एसेट अवेलेबल फॉर यूज हुआ तब से आज तक जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी उसको आपने क्या कह देना है, आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये चीज याद रखनी है आपने। नेक्स्ट, वो कैरिंग अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। कैरिंग अमाउंट को हम आसान अल्फाज में नेट बुक वैल्यू कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं। ये एक ऐसी कॉस्ट होती है, ऐसी अमाउंट होती है जो कि एसेट की अवेलेबल होती है, किधर वो दिखानी थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर, फाइनेंशियल पोजीशन आ गई, बैलेंस शीट आ गई जी, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल कहाँ पे दिखाने हैं आपने, फाइनेंशियल पोजीशन में, और उनके रिलेटेड खर्चे, एक्सपेंसेस और इनकम कहाँ दिखा देनी है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। ये अर्लियर आपको मेंशन किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ तक कुछ सवाल हो तो पूछिए, फिर फर्दर एग्जांपल आपके लिए बताएगी है, अभी रुक जाए, हम एग्जांपल भी देखते हैं इसमें डेप्रिशिएबल और यूजफुल है। हमारे पास पीछे एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल थी जो कि मैंने कॉस्ट ऑफ एन एसेट को देखा था, ले जी, ठीक है जी। अब ये तो थी मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, 1.6 या 1.7, अगर मैं बोरिंग कॉस्ट भी बीच में ऐड करूँ। सब बोरिंग कॉस्ट मैंने कहा है IS-23 बताते हैं। सर जरा दिखा सकते हैं जी। हम गए वापस,
IAS 23 में. And then just let me make it further. These are the government grants. These are also the part of our syllabus. आपकी बुक में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एग्जांपल्स ऐड कर दी हैं फॉर योर बिजनेस. लिंक एक चीज आपके लिए यहाँ पे बताइए. कैपिटलाइज एज पार्ट एज अ कॉस्ट ऑफ एन एसेट, वो कहते हैं बोरिंग कॉस्ट. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वो जो हम ऊपर देख रहे थे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट. ठीक है जी. वो आपके एसेट में ऐड हो जाएगी. इसको क्या कर देना है हमने, कैपिटलाइज कर देना एज द कॉस्ट व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैन बी अवेलेबल, यानी फ्यूचर में ये एसेट की कॉस्ट मुझे पड़ जाएगी, खर्चा हो जाएगा, फ्यूचर में बेनिफिट होगा और इसकी कॉस्ट अच्छी तरह मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो ये मेरी क्या होगी, बोरिंग कॉस्ट होगी. ठीक है जी, मैं भी आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, आपके लिए एग्जांपल है. वो कह रहा है अप लिमिटेड बोरोड अ लोन ऑफ 10 million फ्रॉम डाउन बैंक एट 15% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर जनरेशन फैसिलिटीज. रेंज, आप क्या कर रहे हैं, पावर जनरेशन वाला प्लांट लगा रहे हैं. यस सर. तो पावर जनरेशन वाला प्लांट आप लगा रहे हैं और उसको आप देख रहे हैं फॉर योर बिजनेस पर्पस के लिए. फिर आपने क्या किया, लोन लिया है. कब लोन लिया है, तो 1 फरवरी को लोन लिया है. फिर आपकी कंपनी ने 3 million पे किया है कॉन्ट्रैक्टर को, यानी फॉर द कंस्ट्रक्शन. फर्दर आप कब पे कर रहे हैं, 7 million 1 मार्च को पे कर रहे हैं. और जो रिमेनिंग है वो कहीं आपने इन्वेस्ट कर दी थी, क्योंकि फरवरी में आप शुरू कर रहे हैं और मार्च में, यानी 1-2 महीने तक आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं. किधर, सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है जी. और कंस्ट्रक्शन कब एंड हो रही है जी आपकी, 31 दिसंबर तक आपने देखना है कि कंस्ट्रक्शन हुई है कि नहीं हुई, तो वो इसीलिए उसको कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि कैलकुलेट द बोरिंग अमाउंट, यानी आपको पता होना चाहिए बोरिंग कॉस्ट कितनी है. तो लें जी, अगर मैं टोटल इंटरेस्ट देखूं, टोटल देखूं कॉस्ट वगैरह, तो क्या है, मेरा लोन कितना है, 10 million. कितने परसेंट मेरा लोन है सर, 15%. तो 10 million इंटू 15%. अब मैंने कब लिया है, कब मैंने लोन एक्वायर की, सर लोन एक्वायर हुआ है 1 फेब को. सर ये तो मेंशन है क्वेश्चन में, इट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन कि लोन वाज रिसीव्ड इन 1 फेब. ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, समझनी है. नेक्स्ट, वो कहता है कि जब आपने लोन रिसीव किया तो उसके बाद कितने आप मंथ देते रहे, सर 11 महीने ही तो देते रहेंगे. जनवरी और दिसंबर आपका क्या था, अकाउंटिंग ईयर था. ईयर एंड हो रहा है कंपनी का 31 दिसंबर में. याद रखिएगा 12 महीने, यानी टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, तो जनवरी से दिसंबर, ये हुआ 12 मंथ्स. बट लोन आपने कब एक्वायर किया है, फेब में. तो अब जो 12 मंथ्स थे वो रिड्यूस हो गए, कितने आ गए, 11 मंथ्स. ये चीज याद है. तो 11/12 आपने टोटल इंटरेस्ट कितना लिया, 1.3 million, यानी 13,75,000. अब आपने इन्वेस्टमेंट भी की है. यस, क्योंकि आपके पास पैसे थे, 7 million इन्वेस्ट किया है सेविंग अमाउंट में. और फॉर द 9%, 7 million इंटू 9% आ गया. ठीक है. और कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया सर, एक ही महीने, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी 3 million कॉन्ट्रेक्टर को फरवरी में, जैसे लोन रिसीव हुआ साथ ही पे कर दिया आपने. ठीक है. और सेकेंड, आपको यानी उस टाइम पे आपने जनरल एंट्री जब आपको रिसीव हुआ, सो यू रिकॉर्डेड इट एज अ डेबिट कैश क्रेडिट लोन. ठीक है जी, 10 million. फिर 3 million आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए.
आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट, क्रेडिट, कैश या बैंक जो भी। ठीक है जी। नेक्स्ट, 7 मिलियन रह गए जो कि आपने बैंक में इन्वेस्ट कर दिए सेविंग अकाउंट में। 9% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे, और 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के लिए कितना आपको इनकम आ रही है? 52,500। आपने अपनी एक्सपेंस से इनकम माइनस किया तो टोटल बोरिंग कितनी कॉस्ट है जिसको कैपिटलाइज कर रहे हैं? 1.322। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बोरिंग कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज हुई, क्या तरीका था, और ये बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है फॉर योर बोरिंग कॉस्ट। अंडरस्टैंड? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा, और आपके साथ फर्दर चीजें भी इसी के साथ साथ शेयर की जाएंगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देख रहे हैं आपकी बुक में फर्दर एग्जांपल्स अवेलेबल है फॉर योर कैपिटलाइजेशन, और क्या क्या आपने चीज़ें देखनी है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से रिलेटेड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम एज वेल। आपने कैसे इसको पूरा करना है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। डेली आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, तो फिर इसी तरह ही आपने फर्दर इन चीज़ों को मार्कअप करना है। यहाँ तक कुछ सवाल है तो पूछिएगा। सो यस, हम IS-16 देख, अब आपको पता चल गया कि कॉस्ट, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स क्या है, बोरिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, और फिर हमने एग्जांपल देखनी थी डेप्रिसिएशन की, तो वो देखते हैं हम। एक चीज आपके सामने आई है, मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। देयर आर डिफरेंट मैथड्स। स्ट्रेट लाइन आपको बताया हुआ है कि यू हैव टू रिकॉर्ड कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, उसको डिवाइड कर देना है यूजफुल लाइफ। अगर यूजफुल लाइफ नहीं है तो रेट दिया हुआ है तो रेट से मल्टीप्लाई कर लेना, डेप्रिशिएबल अमाउंट आपने फाइंड आउट कर। फिर ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड था। नेक्स्ट मेरे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें मैं अपनी नेट बुक वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ या कैरिंग वैल्यू, और से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद डेप्रिसिएशन रेट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूला। अब मैं क्यों ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, क्योंकि इट्स आवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थिंग, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग पहले अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी तरीके से करके आए। तो अभी हम जाहिर बात है, अभी वो एलेक्स वाला AL लिमिटेड वाला क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम देखेंगे। तो हमारे दो मेथड्स कंप्लीट हुए हैं। द थर्ड मेथड इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सर डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट, यूजफुल लाइफ पूरी होगी कि प्रोडक्शन आप देख रहे हो, प्रोडक्शन की बेस पे आप चीज़ें देख रहे हैं, तो आपके पास रेट है जिसको आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू वो यूजफुल लाइफ कर दोगे तो आपके पास रेट आ जाएगा, और जो भी यूनिट आपने यूज किए हैं या प्रोड्यूस किए हैं उसको उस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा तो आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछेगा। ये आपके मेथड्स हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ डिजिट मेथड। आप अपने एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो ओवर द टोटल यूजफुल लाइफ या टोटल एसेट्स का यूजेज, उसको आप देख रहे हैं, और उसके साथ ही चीज़ें आप फर्दर मैप कर। किसी का कोई सवाल है तो पूछेगा। 1 सेकेंड।
जी बस एक कॉल आ गई थी, आई जस्ट हैड टू रिसीव इट अर्जेंटली, और उसके बाद हम फर्दर शुरू करते हैं। तो ये क्या था जी, डेप्रिसिएशन मेथड था, फॉर्मूला फॉर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, और इसके बाद ही हम चीज़ें देख रहे हैं। आगे बुक में फर्दर एग्जांपल्स हैं जो कि यू नीड टू सॉल्व सम मोर डिजिट मेथड भी आपको बताया करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड द प्रैक्टिस एज वेल। ठीक है जी। फिर एक मेजर चीज आपके लिए जो कि बताई गई है और आपने देखनी थी, समझनी थी, कि इट इज योर डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ, जो कि आपको बता दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली यू नीड टू कवर, इट्स योर डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री की। डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर ली, ओवर यू यूजफुल लाइफ, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोडक्शन, सही है, या ईयर्स पे डिपेंड करके आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। अब वो जो एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, से यू नीड टू रिकॉर्ड अ जर्नल एंट्री, जिसको आप क्या कह रहे हैं, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एंड क्रेडिट योर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो ये चीज आपने देखनी है, समझनी है कि फॉर योर डेप्रिसिएशन चार्ज, इफ यू हैव एनी इश्यूज एनी क्वेश्चंस टिल नाउ यू कैन आस्क मी। तो आज की क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं, और फिर हम मजीद एआई लिमिटेड वाला क्वेश्चन है उसको एक्सपैंड करके चीजें देखेंगे और समझेंगे फॉर आवर प्रैक्टिस, और कैसे ही हम उस चीज को फर्दरली इंक्रीज करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। If you have any question you can ask me, or recording would be available to you as soon as possible. Thank you very much for the watching.